दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि हमारे दुख, हमारी नफरत और वो इनसिक्योरिटी जो हमें हर वक्त परेशान करती है, आखिर आती कहाँ से है? क्यों हम हमेशा उस उलझन में रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं? क्या वो हमें पसंद करते हैं? और अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते? दिल में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रहती है, जैसे कोई अदृश्य बोझ हमारे सीने पे रखा हुआ हो। हेलो ऑल, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ईट द बुक पर, जहां हम किताबें नहीं पढ़ते, उन्हें चबाकर आपकी जिंदगी में उतारते हैं, क्योंकि यहाँ हर किताब आपकी लाइफ का नया जायका बनती है। हम सब खुशी चाहते हैं, लेकिन डर भी है रिजेक्शन का, अकेले रह जाने का, और इस डर के चलते हम अपनी असली जिंदगी जीना ही छोड़ देते हैं। लेकिन क्या ये सच में हमारी जिंदगी है? क्या हम इसी के लिए पैदा हुए थे? इसी सवाल का जवाब ढूंढता एक लड़का एक सीधी सादी रात को एक फिलोसफर के पास पहुंचता है, और वहां से शुरू होती है एक गहरी, दिल को छू जाने वाली बातचीत, जो सिर्फ उस लड़के की नहीं, हम सबकी कहानी है। और यही कहानी है द करेज टू बी डिसलाइक्ड की। तो चलिए शुरू करते हैं बुक की ये जबरदस्त जर्नी, चैप्टर बाय चैप्टर। हमारा अतीत हमारी किस्मत नहीं है। इमेजिन करो, एक शांत ठंडी रात है, आसमान में चांदनी फैली है। एक यंग लड़का जिसकी आंखों में बेचैनी है, वो फिलोसफर के घर पहुंचता है। लड़के का चेहरा उलझनों से भरा है। उसने अपना बचपन संघर्षों में बिताया है, और उसे लगता है कि उसकी सारी परेशानियों की जड़ उसका अतीत है। लड़का कहता है, सर मैं खुश नहीं हूँ। मेरे बचपन में इतने दुख थे, इतनी चोटें मिली कि आज भी मैं वैसा ही टूटा हुआ इंसान हूँ। क्या कोई इंसान अपने अतीत से बच सकता है? क्या मैं कभी बदल सकता हूँ? फिलोसफर मुस्कुराता है। वो कहता है, बिल्कुल बदल सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें एक सच समझना होगा। तुम्हारा अतीत तुम्हें डिफाइन नहीं करता। लड़का चौंकता है, पर कैसे? जो मेरे साथ हुआ वो तो हुआ, उसका असर तो पड़ेगा ही ना। फिलोसफर कहता है, मान लो किसी का बचपन बहुत दर्दनाक था, क्या हर वो इंसान जो ऐसा बचपन जीता है जिंदगी भर दुखी रहता है? नहीं ना, क्योंकि फर्क हमारे पर्सपेक्टिव का है। फिर फिलोसफर एक कहानी सुनाता है। एक गांव में दो जुड़वा भाई थे। उनके पिता शराबी थे और घर में हिंसा करते थे। बड़ा होकर एक भाई वैसा ही बन गया, शराबी और हिंसक। दूसरा भाई बड़ा होकर एक सफल, शांत और खुश इंसान बना। जब लोगों ने पूछा, तुम दोनों अलग कैसे हो गए, तो दोनों का जवाब था, मेरे पिता ऐसे थे, मैं और क्या करता। यानी दोनों ने एक ही अतीत को अलग अलग तरह से जिया। फर्क था उनके देखने के नजरिए का। फिलोसफर कहता है, तुम्हारा अतीत तुम्हारा रीजन नहीं है, बस एक एक्सप्लेनेशन है। तुम उसे बहाना बना रहे हो। तुमने तय कर लिया है कि तुम्हें दुखी रहना है, इसलिए अतीत को ब्लेम कर रहे हो। लड़का नाराज हो जाता है। वो कहता है, मतलब आप कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मेरे दर्द का कोई मतलब ही नहीं? फिलोसफर शांत रहते हैं। वो कहते हैं, नहीं, तुम्हारा दर्द रियल है, लेकिन तुम उसमें फंसे रहना चुन रहे हो। सच ये है कि हम सब अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर तुम चाहो तो अभी इसी पल से खुद को बदल सकते हो। लड़का सोच में पड़ जाता है। क्या वाकई वो अपना पास्ट रीराइट कर सकता है? क्या वाकई उसका अतीत उसकी जंजीर नहीं है? फिलोसफर कहते हैं, ये एक टेलियोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। यानी हम चीजें इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे कोई पर्पस नहीं होते, ना कि सिर्फ पास्ट एक्सपीरियंसेस के कारण। तुम दुखी हो क्योंकि तुमने दुख में रहने का पर्पस बना लिया है, शायद सिंपैथी चाहिए या कोई और रीजन। ये सुनकर लड़के की सोच बदलने लगती है। वो पूछता है, तो क्या मैं सच में बदल सकता हूँ? फिलोसफर मुस्कुराते हैं, बिल्कुल, चेंज कभी भी पॉसिबल है। बस तुम्हें ये डिसाइड करना है कि तुम्हें किस डायरेक्शन में बढ़ना है। लड़का पहली बार होपफुल फील करता है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। उसे लगता है कि शायद वो अपनी स्टोरी खुद लिख सकता है। तो ये चैप्टर हमें क्या सिखाता है? इस चैप्टर से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम अपने अतीत का बहाना बनाकर अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं, लेकिन सच ये है कि हमारे पास पावर है कि हम किसी भी पल अपनी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकते हैं। हमें बस विक्टिम माइंडसेट से निकलकर क्रिएटर माइंडसेट अपनाना है। अब कहानी की दूसरी रात है। ठंडी हवा चल रही है और लड़का फिर से फिलोसफर के घर आता है। उसकी आंखों में इस बार एक अलग तरह की बेचैनी है। वो बैठते ही कहता है, कल आपने कहा कि मेरा अतीत मेरी किस्मत नहीं है, चलो मान लिया, लेकिन सर, मेरी सारी प्रॉब्लम का कारण लोग हैं। मेरे रिश्ते, मेरे दोस्त, ऑफिस में लोग, रिश्तेदार, सब लोग। हर कोई मुझे नीचा दिखाता है।
कोई मुझसे ईमानदारी से पेश नहीं आता, तो क्या मैं खुद में ही प्रॉब्लम देखूं? फिलोसोफर मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल सही सवाल पूछा तुमने, पर असल में हर समस्या की जड़ हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में ही होती है। जब तक हम इस सच्चाई को नहीं मानेंगे, हम हमेशा ब्लेम गेम खेलते रहेंगे। लड़का थोड़ा चौंकता है। मतलब मेरी इनसिक्योरिटी, मेरा गुस्सा, मेरी जेलसी सब किसी ना किसी रिश्ते से जुड़ा है? फिलोसोफर हाँ में सर हिलाता है। सही पकड़ा। सोचो, अगर तुम पूरी दुनिया में अकेले होते तो जेलसी कैसी, इनसिक्योरिटी कैसी, कंपैरिजन किससे और दुख किस बात का? फिर फिलोसोफर एक कहानी सुनाता है। मान लो एक आदमी रेगिस्तान में अकेला है, उसके पास सब कुछ है, खाना, पानी और रहने की जगह, लेकिन कोई इंसान नहीं, ना कंपैरिजन, ना जेलसी और ना गुस्सा। उसे जो पीस मिलेगा वो अद्भुत होगा, पर जैसे ही कोई दूसरा इंसान आ जाएगा, कंपैरिजन शुरू हो जाएगा। वो मुझसे बेहतर है या नहीं, मुझसे सुंदर है या नहीं, उसके पास क्या है जो मेरे पास नहीं। यही कंपैरिजन हमारी सफरिंग की जड़ है। लड़के ने सोचा, तो क्या हमें अकेले हो जाना चाहिए? फिलोसोफर ने कहा, नहीं, बात अकेले होने की नहीं है, बात परसेप्शन की है। असल में प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी वैल्यू को दूसरों के नजरिए से मेजर करते हैं। हमें लगता है कि अगर लोग हमें पसंद करेंगे तभी हम अच्छे हैं, अगर कोई तारीफ करेगा तभी हम वैल्यूएबल हैं। ये एक्सटर्नल वैलिडेशन का ट्रैप है। लड़का फिर पूछता है, तो इससे बाहर कैसे निकलें? फिलोसोफर कहता है, इसके लिए तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, तुम्हारी खुशी का सोर्स तुम्हारे अंदर है, ना कि किसी और की नजर में। तुम किसी से बेहतर बनने के लिए नहीं, बस खुद को बेहतर करने के लिए जियो। फिर फिलोसोफर साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट बताता है। एडलर ने कहा था कि दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स है। मान लो तुम्हें नौकरी में प्रमोशन नहीं मिला, तुम्हें दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हें लगा कि लोग तुम्हें इनकम्पिटेंट समझेंगे, या तुम सोचते हो कि दूसरा व्यक्ति तुमसे बेहतर है। यानी दुख का कारण खुद प्रमोशन नहीं, बल्कि दूसरों का परसेप्शन है। इसी तरह जेलसी भी, हम तभी जलते हैं जब हम खुद को किसी से कमतर मानते हैं। अगर हम अपने जर्नी पर फोकस करें तो जेलसी की कोई जगह ही नहीं होगी। लड़का फिर सोच में पड़ जाता है। वो कहता है, सर, प्रैक्टिकली ये करना बहुत ही मुश्किल है। हम सोशल बीइंग्स हैं, लोग क्या सोचते हैं ये अफेक्ट करता है। फिलोसोफर गंभीर होकर कहता है, सच है, लेकिन यही तो करेज है, करेज टू बी डिसलाइक्ड। ये साहस चाहिए कि हम ऑथेंटिकली जिए, चाहे लोग उसे पसंद करें या नहीं। जब तुम ये करेज डेवलप कर लेते हो तब तुम्हें फ्रीडम मिलती है। फिर वो एक खूबसूरत कोट कहता है, फ्रीडम इज बीइंग डिसलाइक्ड बाय अदर्स एंड स्टिल बीइंग एट पीस। लड़के के मन में हलचल होती है। उसे लगता है कि वाकई अगर वो अपनी खुशी का सोर्स दूसरों की नजर से हटाकर खुद पर रखे तो उसकी जिंदगी आसान हो सकती है। फिलोसोफर कहता है, हर प्रॉब्लम का हल यही है, अपने वैल्यू सिस्टम को अंदर से डिफाइन करो। सॉरी, बाहर वालों की राय, तारीफ या निंदा तुम्हें हिला ना सके। लड़का फिर पूछता है, क्या इसका मतलब है कि मैं लोगों से रिश्ता ही ना रखूं? फिलोसोफर मुस्कुराता है, नहीं, रिश्ते रखो, लेकिन एक्सपेक्टेशन के बिना। जब तुम्हें किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती तब तुम्हारे रिश्ते प्योर बनते हैं, बिना जेलसी, बिना कंपैरिजन। तो ये चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनका कनेक्शन किसी न किसी इंसान से है। जब हम अपनी वैल्यू दूसरों की राय से जोड़ना बंद कर देते हैं तब असली फ्रीडम मिलती है। यही असली हैप्पीनेस है, अंदर से खुद को एक्सेप्ट करना। कहानी अब तीसरी रात में पहुंच चुकी है। लड़का थोड़ा बदल गया है, उसकी आंखों में अब भी सवाल है, लेकिन साथ ही हल्की सी समझदारी भी झलक रही है। वो जैसे ही फिलोसोफर के पास पहुंचता है, कहता है, सर, आपने सिखाया कि हर प्रॉब्लम का कारण रिलेशनशिप है और हमें दूसरों के वैलिडेशन से खुद को आजाद कर देना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे? अगर मैं हर किसी की फिक्र छोड़ दूं तो क्या लोग मुझे सेल्फिश नहीं कहेंगे? क्या मैं रिश्ते नहीं निभाऊंगा? फिलोसोफर मुस्कुराते हैं। वो जानते हैं कि ये सवाल हर इंसान के मन में आता है। वो कहते हैं, ये सही सवाल है। इसका जवाब है दूसरों के काम को से खुद को अलग करना। डिस्कार्ड अदर पीपल्स टास्क। लड़का कंफ्यूज हो जाता है। मतलब? फिलोसोफर समझाता है, इस दुनिया में हर किसी के कुछ काम होते हैं। तुम्हारा काम है अपना बेस्ट कोशिश करना ईमानदारी के साथ, लेकिन सामने वाला उसे कैसे लेता है ये उसका काम है। उसका परसेप्शन, उसकी पसंद नापसंद, उसके एक्सपेक्टेशंस, वो सब उसके टास्क हैं, तुम्हारे नहीं। फिर वो एक कहानी सुनाते हैं। मान लो एक बच्चा स्कूल में पढ़ाई नहीं कर रहा, उसके पेरेंट्स बहुत परेशान हैं।
वो उसे डांटते हैं और समझाते हैं, लेकिन बच्चा फिर भी नहीं पढ़ता। अब पढ़ाई करना किसका काम है, पेरेंट्स का या बच्चे का? लड़का सोचता है और कहता है बच्चे का। फिलोसोफर मुस्कुराता है, बिल्कुल सही, लेकिन ज्यादातर लोग दूसरों के टास्क में घुस जाते हैं। पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चे को पढ़ाना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन असल में पढ़ना बच्चे का काम है। पेरेंट्स अपना काम कर सकते हैं, सलाह देना, गाइड करना, लेकिन पढ़े या ना पढ़े ये बच्चे का डिसीजन है। लड़का अब समझने लगता है, तो आप कह रहे हो कि अगर मैं किसी को खुश करने की कोशिश करूं और वो ना हो तो दुखी ना हो, क्योंकि उसे खुश करना मेरा काम नहीं। फिलोसोफर कहता है बिल्कुल, तुम्हारा काम है ईमानदारी से कनेक्ट करना, प्यार देना, रिस्पेक्ट करना, लेकिन सामने वाला उसे अप्रिशिएट करे या नहीं ये उसका टास्क है। जब तुम ये बाउंड्री बना लेते हो तो गिल्ट, एंजाइटी, डर ये सब खत्म हो जाते हैं। फिर वो एक एग्जाम्पल देता है। मान लो तुम किसी दोस्त को ट्रुथ बताना चाहते हो जो शायद काफी कड़वा है। अब तुम डरते हो कि कहीं वो नाराज ना हो जाए, लेकिन सच बोलना तुम्हारा काम है। वो उसे कैसे लेता है ये उसका काम है। अगर तुम हर वक्त इस डर में रहोगे कि वो क्या सोचेगा तो तुम कभी ट्रुथ बोल ही नहीं पाओगे। लड़का सोच में पड़ जाता है, तो क्या इसका मतलब है कि मैं दूसरों की फीलिंग्स की परवाह ना करूं? फिलोसोफर कहता है नहीं, फर्क है केयर करने और कंट्रोल करने में। केयर करो लेकिन कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। दूसरों के इमोशंस, रिएक्शंस ये सब उनके टास्क हैं। फिर वो कहते हैं जब हम दूसरों के टास्क में घुसते हैं तो हम उनकी फ्रीडम छीन लेते हैं और अपनी भी, और यही कारण है कि हम एंग्जियस रहते हैं। लड़का अब थोड़ा हल्का फील करता है। उसे समझ आता है कि हर वक्त दूसरों को प्लीज करना या उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खड़ा उतरना उसकी जिम्मेदारी नहीं है। फिलोसोफर अंत में कहता है रिमेंबर, जब तुम अपने टास्क क्लियर कर लेते हो तो तुम इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाते हो, तुम ऑथेंटिकली जी पाते हो, और यही असली फ्रीडम है। इस चैप्टर से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने टास्क और दूसरों के टास्क में फर्क करना आना चाहिए। जब हम दूसरों के काम को उनका ही रहने देते हैं तो हमें पीस मिलता है। हम गिल्ट, डर और एंजाइटी से बाहर निकलते हैं। ये मैच्योरिटी है, बाउंड्रीज सेट करना। अब चौथी रात है। लड़का अब तक काफी कुछ समझ चुका है। उसके अंदर हल्की रोशनी सी फैल गई है, लेकिन फिर भी कुछ सवाल हैं जो उसे परेशान कर रहे हैं। वो जैसे ही फिलोसोफर के पास पहुंचता है कहता है, सर अगर मैं दूसरों के टास्क से खुद को अलग करूं तो क्या मैं सेल्फिश नहीं बन जाऊंगा? क्या इसका मतलब ये है कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूं? फिलोसोफर मुस्कुराता है। वो जानता है कि ये सवाल बहुत जरूरी है। वो कहता है बहुत अच्छा सवाल, लेकिन खुद को दुनिया का सेंटर मानना और सेल्फिश होना दोनों में फर्क है। लड़का थोड़ा हैरान हो जाता है। वो पूछता है कैसे? फिलोसोफर समझाता है, जब तुम खुद को अपनी दुनिया का सेंटर मानते हो तो तुम ये समझते हो कि तुम्हारी परसेप्शन ही तुम्हारी रियलिटी है। तुम दूसरों की नजर से खुद को मत देखो, बल्कि खुद की नजर से दुनिया को देखो। वो आगे कहता है, सेल्फिश वो होता है जो हर चीज अपने बेनिफिट के लिए करता है, चाहे किसी को नुकसान हो। लेकिन जब तुम अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हो तब तुम दूसरों को ब्लेम करना छोड़ देते हो। फिर वो एक कहानी सुनाता है। मान लो तुम्हारे पास एक कैनवास है, तुम्हारी जिंदगी का कैनवास। अब इस पर क्या रंग भरना है ये तुम्हारा काम है। अगर तुम हर वक्त दूसरों से पूछोगे कि कौन सा रंग भरूं तो कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन जब तुम खुद डिसाइड करते हो कि तुम्हें कौन सा रंग पसंद है तो पेंटिंग खूबसूरत बनती है। लड़का सोचता है, तो मतलब मुझे अपनी लाइफ की पेंट ब्रश खुद पकड़नी है? फिलोसोफर हंसते हुए कहता है, एग्जैक्टली। और ये समझना बहुत जरूरी है कि तुम्हारी दुनिया का सेंटर तुम हो। अगर तुम खुद को दुनिया के किनारे खड़ा कर दोगे तो हमेशा दूसरों के डिसीजंस, उनकी ओपिनियंस तुम्हें प्रभावित करेंगी। फिर वो कहता है, एडलेरियन साइकोलॉजी कहती है कि हर इंसान को खुद की दुनिया का सेंटर बनना चाहिए, तभी वो ऑथेंटिकली जी सकता है। ये मतलब नहीं कि तुम दूसरों की फीलिंग्स की कदर ही ना करो, बल्कि तुम्हें ये समझना है कि तुम्हारी हैप्पीनेस तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लड़का फिर पूछता है, लेकिन सर अगर मैं हर चीज अपनी नजर से देखूं तो क्या मैं दूसरों से डिस्कनेक्ट नहीं हो जाऊंगा? फिलोसोफर कहता है नहीं, असल में जब तुम खुद को एक्सेप्ट कर लेते हो तो तुम्हें दूसरों को भी एक्सेप्ट करना आसान हो जाता है। जब तुम्हें अपने होने पर कॉन्फिडेंस होता है तब तुम दूसरों से जेलसी, कंपैरिजन या कंपटीशन से बाहर निकल जाते हो। फिर वो कहते हैं, तुम्हें हर वक्त खुद से ये पूछना है, मैं जो कर रहा हूँ वो किसके लिए कर रहा हूँ? अगर जवाब है दूसरों को खुश करने के लिए तो रुको, सोचो क्या ये तुम्हें खुश कर रहा है? लड़का अब समझने लगता है।
उसे लग रहा है कि जिंदगी की चाबी उसके ही हाथ में है। वो कहता है, मुझे अपनी नजर से अपनी लाइफ देखनी है, ना कि हर वक्त मिरर में दूसरों की नजर से। फिलोसफर मुस्कुराता है और कहता है, एग्जैक्टली, जब तुम मिरर हटाकर खुद की नजर से खुद को देखते हो तब असली फ्रीडम मिलती है। तब तुम्हें किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। फिर फिलोसफर अंत में कहता है, तुम्हारी दुनिया का सेंटर तुम हो। जब तुम ये मान लेते हो तो तुम्हें दुनिया की नजरें परेशान नहीं करती, तुम अपनी जर्नी के मास्टर बनते हो। इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी दुनिया का सेंटर खुद को बनाना है, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद लेनी है, दूसरों की नजरों से खुद को देखने की बजाय अपनी नजर से खुद को एक्सेप्ट करना है। तभी सच्चा कॉन्फिडेंस और फ्रीडम मिलता है। आखिरकार कहानी की 5वीं और आखिरी रात आ गई। लड़का अब काफी बदल चुका है। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक हल्की सी चमक है। लेकिन फिर भी उसके मन में एक आखिरी सवाल बाकी है। वो फिलोसफर के पास पहुंचता है और कहता है, सर, मैंने सीखा कि अतीत को छोड़ना है, दूसरों के टास्क से खुद को अलग करना है और खुद को दुनिया का सेंटर मानना है। लेकिन फिर भी मुझे फ्यूचर का डर सताता है। मैं सोचता हूँ कि आगे क्या होगा, क्या मैं फेल हो जाऊंगा, क्या मैं अकेले रह जाऊंगा। फिलोसफर शांत होकर कहता है, ये बहुत ही कॉमन डर है, लेकिन इसका इलाज है पूरी शिद्दत से, पूरी सिंसियरिटी से इसी पल में जीना, यानी प्रेजेंट मोमेंट में। लड़का सोचता है, मतलब पास्ट छोड़ दो, फ्यूचर की चिंता मत करो, सिर्फ प्रेजेंट पर फोकस करो। फिलोसफर मुस्कुराता है और कहता है, बिल्कुल। देखो, हमारा माइंड दो तरह से धोखा देता है। या तो वो पास्ट में ले जाता है जहाँ गिल्ट और रिग्रेट्स है, या फिर फ्यूचर में जहाँ एंजाइटी और डर है। लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों ही जगह हमारी पावर नहीं है, पावर सिर्फ प्रेजेंट में है। फिर वो एक कहानी सुनाता है। इमेजिन करो एक टाइट रॉप वॉकर को जो एक रस्सी पर चल रहा है। अगर वो बार बार नीचे देखे कि कितना गिर सकता है, या सोचता रहे कि आगे क्या होगा, तो गिर जाएगा। लेकिन अगर वो सिर्फ अगले कदम पर फोकस करे तो वो पार कर जाएगा। लड़का मुस्कुराता है, तो लाइफ भी वैसी ही है, वन स्टेप एट अ टाइम। फिलोसफर कहता है, एग्जैक्टली, पूरी सिंसियरिटी से हर पल को जियो। एडलेरियन साइकोलॉजी में इसे कहते हैं, लाइफ इज अ सीरीज ऑफ मोमेंट्स, और हर मोमेंट को अर्नेस्टली जीना ही हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं बल्कि प्रोसेस है। लड़का पूछता है, लेकिन सर, क्या हमें कभी फ्यूचर का प्लान नहीं बनाना चाहिए? फिलोसफर समझाता है, प्लान बनाना बुरा नहीं है, लेकिन प्लान में अटक जाना ये गलत है। प्लान बना लो, लेकिन एग्जीक्यूशन हमेशा प्रेजेंट में होता है। जैसे गार्डनर पेड़ लगाता है, वो जानता है कि फल सालों बाद आएगा, लेकिन वो हर दिन उस पौधे को पानी देता है। वो प्रेजेंट मोमेंट में सिंसियरिटी दिखाता है। फिर वो कहता है, अगर तुम्हें हैप्पीनेस चाहिए तो बस एक सवाल खुद से पूछो, क्या मैं इस पल में सिंसियरिटी से जी रहा हूँ? अगर जवाब हाँ है तो बस वही हैप्पीनेस है। लड़का गहराई से सोचता है। उसे महसूस होता है कि वो हमेशा फ्यूचर के डर में जीता रहा। तो हैप्पीनेस फ्यूचर में नहीं, इसी पल में है। फिलोसफर मुस्कुराता है, बोलता है, बिल्कुल सही बोला। और जब तुम सिंसियरिटी से प्रेजेंट में जीते हो तो कनेक्शन, रिलेशनशिप, ग्रोथ सब अपने आप बेहतर होते हैं। तुम दूसरों को भी जज करना छोड़ देते हो क्योंकि तुम बिजी हो सिंसियरली जीने में। फिर वो एक बात और कहता है, इस सिंसियरिटी का मतलब ये भी है कि तुम खुद को और दूसरों को मीन्स की तरह मत देखो। किसी को फ्रेंडशिप इसलिए मत दो कि फ्यूचर में फायदा हो, किसी से प्यार इसलिए मत करो कि कुछ रिटर्न मिले। बस सिंसियरली करो, यही प्योर कनेक्शन है। लड़का पूरी तरह हल्का महसूस करता है। उसे लगता है कि जिंदगी की असली की उसे मिल गई है। वो कहता है, तो हैप्पीनेस का सीक्रेट यही है, पास्ट छोड़ दो, फ्यूचर की चिंता छोड़ दो और प्रेजेंट को पूरी सिंसियरिटी से जियो। फिलोसफर कहता है, एग्जैक्टली, यही करेज टू बी डिसलाइक्ड है। जब तुम सिंसियरली जीते हो तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हें पसंद करते हैं या नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम ऑथेंटिसिटी से जी रहे हो। इस आखिरी चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है कि हैप्पीनेस कोई डिस्टेंट गोल नहीं है, वो इसी पल में है, अगर हम इसे सिंसियरिटी से जिए। पास्ट का गिल्ट छोड़ो, फ्यूचर का डर छोड़ो और आज का हर पल पूरी ईमानदारी से जियो, यही सच्ची खुशी है। दोस्तों, अब जब हम द करेज टू बी डिसलाइक्ड की आखिरी सीढ़ी तक पहुंच चुके हैं तो जरा एक बार पीछे मुड़कर देखते हैं। क्या आप याद कर सकते हो वो पहला सवाल जिससे ये पूरी कहानी शुरू हुई थी? क्या मैं वाकई अपनी जिंदगी जी रहा हूँ? शायद हम सभी के मन में ये सवाल कभी ना कभी आता है, और यही सवाल लेकर वो यंग लड़का भी एक फिलोसफर के पास पहुंचा था, आंसर्स की तलाश में। लेकिन मिला क्या? उसे ना सिर्फ जवाब मिला
बल्कि उसे एक नई नजर भी मिली, एक ऐसा लेंस जिससे उसने खुद को, दूसरों को और अपनी पूरी दुनिया को नए तरीके से देखा। तो क्या सीखा हमने इस सफर से? पास्ट आपको डिफाइन नहीं करता, हम अपने चॉइसेस से बनते हैं, ना कि अपने एक्सपीरियंसेस से। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स हमारी ज्यादातर तकलीफों की जड़ हैं। बाउंड्रीज बनाना जरूरी है, हर किसी का टास्क उनका अपना है और हमें उन्हें कैरी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप दुनिया के सेंटर में हैं। जब आप ये मान लेते हैं तो आपकी सेल्फ वर्थ दूसरों की ओपिनियन से मुक्त हो जाती है। और सबसे जरूरी बात, जिंदगी इसी पल में है, ना कि किसी फ्यूचर डेस्टिनेशन में। तो करेज टू बी डिसलाइक्ड का असली मतलब क्या है? इस किताब का नाम सुनकर लगता है जैसे ये रिबेलियस एटीट्यूड की बात कर रही हो, पर असल में ये किताब सेल्फ एक्सेप्टेंस और ऑथेंटिक लिविंग की बात करती है। यह करेज वो हिम्मत है जो हमें चाहिए अपनी सच्चाई से जीने के लिए, लोगों की एक्सपेक्टेशन से आजाद होने के लिए और हर दिन को सिंसियरिटी से इम्प्रेस करने के लिए। एक सवाल जो फिलोसोफर ने लड़के से पूछा था, वो मैं आपसे पूछना चाहूंगी। क्या तुम अपनी जिंदगी को इस तरह जी रहे हो जैसे तुमने उसे खुद चुना है? अगर जवाब नहीं है तो शायद अब समय है कुछ बदलने का, क्योंकि आप डिजर्व करते हो वो जिंदगी जो आप सच में जीना चाहते हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और आपने भी कुछ नया महसूस किया, तो इसे लाइक करो और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो अभी भी वैलिडेशन के पीछे भाग रहे हैं। और कमेंट में बताना आपका सबसे फेवरेट चैप्टर कौन सा था। आप अपने से सच्चे रहो, दुनिया अपने आप जगह दे देगी। दिस वॉज द करेज टू बी डिसलाइक्ड। और अपने इस चैनल ईट द बुक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जहां नॉलेज मिलता है स्नैक्स के साइज में। मिलते हैं जल्दी एक न्यू बुक समरी के साथ। टिल देन अपने प्रेजेंट मोमेंट को खुल के जियो। कीप ईटिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।